आज आजसू पार्टी ने हुंकार भरा 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर के और नाम रखा मिलन सह अभिनंदन समारोह। उद्देश्य एक है, अपना जनशक्ति प्रदर्शन करना, अपना सामर्थ्य दिखाना और जनता को एकजुट करना। सबसे बड़ी बात है कि आजसू पार्टी भाजपा का समर्थक है और वो चाहती है कि धनबाद से वो अपना एक सीट रखे, इसलिए वो अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। आज दिल्ली में आजसू पार्टी ने एक महासम्मेलन किया और उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जनता जनार्दन को एक सीधा संदेश देना और जो झारखंड सरकार यानी कि वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसको आईना दिखाना और साथ में ये बताना कि झारखंड सरकार अपना फायदा के लिए ही सारा काम कर रही है, ना ही उसे आदिवासी से मतलब है और ना ही उसको झारखंड वासी से मतलब है। उसको सिर्फ मतलब है अपने आप से। और मैया सम्मान योजना भी उस समय निकाला गया जब चुनाव मात्र 2 या 3 महीना बचा हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड सरकार अब और तब की स्थिति में है, वो अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सुदेश महतो जी अपना हुंकार भरे और जनता जनार्दन को संबोधन भी किया। साथ में जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी के मंटू महतो भी शिरकत करते हुए नजर आए। रिटायर्ड डीआईजी संजय रंजन सिंह, उनका गंतव्य एकदम स्पष्ट था, क्लियर था और उनकी बात से ये समझ में आता है कि झारखंड गवर्नमेंट वाकई में अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आजसू पार्टी का अभिनंदन सह मिलन समारोह। उद्देश्य एक है कि सबको एकजुट करना, एक मंच पे लाना और एक एकता का प्रतीक जो है समाज के सामने दर्पण के समान रखना कि आजसू पार्टी में शक्ति है और जनशक्ति का समर्थन भी है। अब सवाल उठता है कि 2024 का जो विधानसभा है इसकी तैयारी सब दल अपने हिसाब से अपना समर्थन और शक्ति के हिसाब से करना शुरू कर दिए हैं। आइए मिलते हैं हमारे बीच में और उनसे जरा जानकारी भी लेते हैं और परिचय भी लेते हैं कि इसका मकसद क्या है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तो हम मंटू महतो मेरा नाम हुआ, आजसू पार्टी धनबाद जिला अध्यक्ष हैं। आज हमारे पार्टी के केंद्रीय महासचिव जो राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, विभिन्न जिला के साथ साथ पूरे राज्य में प्रशासनिक सेवा दिए हैं इस राज्य को, और उस क्षेत्र से सेवानिवृत्त होकर के या वो आज हमारे आजसू पार्टी में पिछले दिनों सम्मिलित हुए थे और पार्टी के केंद्रीय महासचिव के रूप में पार्टी का जिम्मेवारी सौंपे दिए हैं। आज उनका कई दिनों से लगातार धनबाद में उनका आगमन था। धनबाद उनका क्षेत्र रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र रहा। उनके अनुभव के अनुसार और परिचय के अनुसार इन पे विश्वास रखते हुए पार्टी में आने से इनके इस धनबाद जिला में भी पार्टी संगठन के प्रति लोगों का विश्वास रहा और वो विश्वास आज नज़र आया आजसू पार्टी का मिलन सह अभिनंदन समारोह के रूप में। आज सर के नेतृत्व में सुदेश जी के नेतृत्व पे राज्य में भरोसा विश्वास करते हुए बहुत सारे सामाजिक संगठन के सामाजिक अगुवा साथी और बहुत शिक्षाविद, राज्य के और देश के बहुत सारे उद्यमी, छोटे बड़े और बहुत सारे लोग आज आजसू पार्टी में विश्वास करते हुए सर के प्रयास से आजसू पार्टी में शामिल हुए। उनको लेकर के सुदेश जी आज धनबाद उनका आगमन रहा, उनका जोरदार स्वागत हुआ और आजसू के पार्टी के प्रति आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, नई सरकार बनानी है राज्य के लोगों को, उस सरकार के प्रति जो निराशा है लोगों का, तो आजसू के प्रति काफ़ी उत्साह लोगों में नज़र आया। देखें तो हम लोग तो सबको भी जिला कमेटी की ओर से सर का हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं सर का, जिन्होंने इनका अपना क्षेत्र रहा, राज्य के पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं, पूरे राज्य में नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी धनबाद क्षेत्र में इनका इस तरह का लोगों के प्रति इनके पर विश्वास या लोगों का इनका जो लोकप्रियता है यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सर को बहुत काफ़ी जो आज पार्टी को मजबूत करने के लिए धनबाद में काफ़ी दिनों से समय दे रहे थे और आज इनके नेतृत्व में आज धनबाद में पार्टी को एक नया ताकत मिला। तो आपने देखा कि आज जो है
सुदेश जी का पदार्पण से आसू पार्टी में एक नया जोश पैदा ले लिया है। अब जानना चाहते हैं कि सुदेश जी का ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसकी वजह से धनबाद की जनता जो है इनको समर्थन देगी। तो सर, सबसे पहले एक ही बताइए कि आपके पदार्पण से यहाँ की जनता में कितना जोश है? देख, मेरे पदार्पण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो पार्टी है उसके उद्देश्य जो हैं इतने व्यापक हैं और उनकी जो उस पार्टी की प्रतिबद्धताएं इतनी स्पष्ट हैं कि लोग बिल्कुल जीवंत भाव से शामिल होते हैं और पार्टी के हितों के साथ जुड़ते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के आने या जाने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोग एक ऑल इंक्लूसिव या सर्व समावेशी सोच रखते हैं और उस लिहाज से हर एक तबके के लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग आए। और आपने देखा होगा कि 30-35 ऐसी जातीय चेतना वाली जो संस्थाएं हैं उसके प्रमुख भी आए और उन्होंने न सिर्फ उनका स्वागत और अभिनंदन किया बल्कि वो पूरे आयोजन में बहुत जीवंत रूप से सम्मिलित रहे। तो सर, एक ही बताइए कि 2024 का विधानसभा चुनाव में आपका सबसे जो मजबूत एजेंडा है वो क्या होने वाला है? हमारा जो फोकस है वो है महिलाएं और युवा। जहाँ कभी ये संदर्भ आता है कि आखिर इस राज्य सरकार ने, मौजूदा राज्य सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए क्या किया और हमारे युवाओं के लिए क्या किया, तो जैसे ही ये दो प्रश्न आते हैं सरकार बिल्कुल विफल नज़र आती है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों फ्रंट पे इस तरह से एक कहें आपराधिक सोच के साथ, एक ऐसी नीयत के साथ कार्य किया जिसकी चारों तरफ निंदा हुई। नौजवानों की नौकरियां हैं, नौकरियां बेच दी गई, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए गए और अगर आप राजनीतिक बड़े परिदृश्य में देखें तो अब एक मंत्री के पीए के नौकर के घर में 35 करोड़ रुपया मिलता है तो उसके प्रति एक निश्चित रूप से सामाजिक रोष तो उत्पन्न होता है। और सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है, सरकार ने आप एक तरह से कह सकते हैं अपनी विश्वसनीयता खो दी है और ये उनकी बर्खास्तगी का समय है। अब देखना ये है कि जनता कब उनके एग्ज़िट पे हस्ताक्षर करती है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी। इस सरकार को जनता ज़मीन दोज करेगी और एक ऐसी सरकार लाएगी जो अग्रसोची है, जिसकी सोच में समाज के सभी तबके के लोग हैं और जो रोज़गार पे बात करती है, जो भूख के बारे में बात करती है, जो हलवाहों के लिए बात करती है, किसानों के लिए बात करती है, पिछड़ों के लिए बात करती है, अक़लियतों के लिए बात करती है और कुल मिला के पूरे समाज के साथ जुड़ के और समाज को लेके चलने वाली सरकार बनाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बस अब 2-3 महीने का समय है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे नवंबर-दिसंबर में जब चुनाव होगा तब न सिर्फ ये सरकार, मौजूदा सरकार धाराशायी होगी बल्कि एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ प्रतिबद्ध सरकार आपके बीच आएगी जो अगले 5 वर्षों तक जन सेवा में जुटी रहेगी और ख़ास करके युवाओं का जो मनोबल टूटा है इस सरकार में उसको फिर से बहाल करेगी। सर, एक सवाल है कि अभी मैया सम्मान योजना जो चल रहा है, उनका कहना है कि इस योजना को हर दल वाले इसको जुमला बता रहे हैं 2024 विधानसभा चुनाव का, और वो लोग कहते हैं कि ये एकदम लागू रहेगा, ये सरकार की योजना है और हम लोग वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसी योजनाओं को लागू करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। आपने अपनी जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी क्यों नहीं बनाया? आपने उनको ऐसा उनके क्षेत्र में ऐसा कुछ क्यों डेवलप नहीं किया कि वो 10,000 15,000 रुपए की आमदनी वो अपने गांव घर में रहकर करें? सरकार पर इतना इस कदर से आश्रित क्यों आपने होने दिया? आपके पास पूरा 5 साल था, आप मेजॉरिटी की सरकार थे, आप पे कोई बंदिश नहीं थी निर्णय लेने की।
आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? और अब जब चुनाव बिल्कुल सामने है, 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, तब आपने एक तरह से एक 1,000 रुपये का एक मैया योजना आपने लागू कर दिया और अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। दरअसल इस तरह की योजनाओं से उस तरह का लाभ नहीं होता। हमारा ये मानना है कि जो चूल्हा चौका है उसको आप इस तरह से रोज़गार से जोड़िए, उसको इस तरह से आप अपनी योजनाओं से जोड़िए कि हर महिला अपने घर में रहते हुए, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हुए, स्कूल भेजते हुए, सास ससुर का ध्यान रखते हुए 10 से 15 हज़ार की आय वो अर्जित कर सके। डिपेंडेंसी घटाइए। मुझे लगता है कि अगर आप डिपेंडेंसी घटाने की बात करते हैं तो वो प्रशंसनीय है, मगर आपने डिपेंडेंसी घटाने की कहीं बात नहीं की। आपने तो लाद दिया। आपने लाद दिया, और वो भी जब सरकार जाने वाली है तब आपने एक योजना लागू किया। जिस दिन सरकार आई थी आप उसी दिन आप कहते कि जो भी हमारी माताएं और बहनें हैं, ख़ासकर स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे, वो कॉलेज तक उनको फ्री में पढ़ाएंगे, उनको स्कूल बस देंगे, उनका जो स्कूल है उसको ठीक करेंगे। आपने स्कूलों को पारा शिक्षकों के हवाले कर दिया। पारा शिक्षक हर रोज़ सड़क पे आता है, आंदोलन करता है कि उसको नियमित करो। आपने उसको नियमित नहीं किया, आपने उसको भूख से लड़ने के लिए छोड़ दिया। तो भूख से लड़ता हुआ जो पारा टीचर है वो पढ़ाएगा क्या? आपने उसको हैसियत ही नहीं दी। आपने अगर उसको हैसियत दी होती, वो अगर रेगुलर शिक्षक होता तो बात कुछ और होती। और मुझे लगता है कि आपने ऐसा जानबूझ करके अभी होने दिया 5 वर्षों तक, क्योंकि इसमें दलितों, वंचितों और पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं जो पढ़ाई के लिए नहीं जाते, खिचड़ी खाने को विवश हैं इसलिए जाते हैं, वो पेट भरने के लिए जाते हैं। आप 10वीं के एक विद्यार्थी से, सरकारी स्कूल के विद्यार्थी से पूछ लीजिए, 13 का पहाड़ा पूछ लीजिए, आप अपने उप राष्ट्रपति का नाम पूछ लीजिए, आप अपने स्पीकर का नाम पूछ लीजिए, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग पूछ लीजिए, इंजीनियर का स्पेलिंग पूछ लीजिए, बच्चे नहीं बता पाते। यानी आपने ये मान लिया है कि जो राजा रजवाड़े हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, और जो सरकारी स्कूल है उसको इस तरह से ध्वस्त कर दो, इस तरह से उसको खाक में मिला दो कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए। गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा तो ससुराल लड़ेगा। ऐसा कर दो कि गरीब का बच्चा न पढ़े न लड़े, उसको अपने हक और हकूक़ के बारे में जानकारी नहीं हो, अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं हो, अपने संविधान के बारे में जानकारी नहीं हो। उसको ये पता है कि एक संविधान जैसी कोई वस्तु है, मगर उसको ये नहीं पता है कि संविधान के अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है। तो आपने जानबूझकर ऐसी एक व्यवस्था लागू की है। मैं कहता हूँ कि इतनी मजबूत सरकार आपकी थी, इतने प्रचंड बहुमत से 3.5 करोड़ जनता ने आपको बहुमत दिया था, आपको मैंडेट दिया था। आप चाहते तो तकदीर बदल देते, आप चाहते तो झारखंड की तस्वीर बदल देते, मगर नहीं, आपको 35 करोड़ रुपयों से अधिक लगाव था। एक सांसद के घर में अगर 354 करोड़ अनक्लासिफाइड रूप से मिलता है तो कौन सा एक ऐसा वैचारिक समूह है जो एक एकल प्रतिध्वनि में उनका समर्थन करता हो? ये अजीब और अद्भुत संयोग है कि जहाँ आप देखिए, जहाँ आप पाँव रखिए, वहाँ भ्रष्टाचार के दलदल में लोग फंसे हुए मिलेंगे। ब्लॉक बिक चुका है, थाना बिक चुका है, आपने झीलों को बेच दिया, झीलों की आपने बोली लगा दी, और ऐसे लोगों की पदस्थापना की जिनके भीतर संवेदना है ही नहीं, जो मनुष्य को मनुष्य समझते ही नहीं। अभी हाल में मैं एक ब्लॉक में गया था, पिपरा ब्लॉक में, पलामू में है। वहाँ एक बीडीओ साहब बैठते हैं एक बड़ी कुर्सी पर, और एक कुर्सी को छुपाकर कोने में रखते हैं। उनके बराबरी का या ऊपर का कोई व्यक्ति आया तब वो कुर्सी सामने आती है, अन्यथा ग्रामीणों से वो खड़े खड़े बात करते हैं। मेरा सवाल इतना ही है कि आप अफसर सरकार के, नौकर सरकार के, ये बिल्डिंग सरकार की, कुर्सियाँ सरकार की, जो लोग हैं वो लोग हैं जिनके मतदान से सरकार बनी। यानी कि मालिक सामने है, मालिक आपके कमरे में आता है, आपसे मिलने आता है, लेकिन आप उसको कुर्सी पर नहीं बिठाते क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। तो अगर 75 सालों में हमने ऐसी व्यवस्था रहने दी है, इस व्यवस्था का विरोध नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ एक इनर्शिया के ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है।
जड़त्व के एकदम अंतिम रूप में है। इसीलिए हम ऐसी सरकार की बर्खास्तगी की न सिर्फ कामना करते हैं, न सिर्फ दुआ करते हैं, बल्कि जनता की प्रचंड शक्ति से इसको बर्खास्त करेंगे, इसका पतन करेंगे, इसका ध्वंस करेंगे, इसकी बुनियाद हिलाएंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो गांव की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, फावड़ा और कुल्हाड़ी की सरकार होगी, एक खुरपी की सरकार होगी, एक कुदाल की सरकार होगी, गेहूं, सरसों और धनिया की सरकार होगी, राजा रजवाड़ों की सरकार नहीं होगी। ये जो राजवंश की स्थापना दिल्ली में होते होते रह गई और ये जो झारखंड में जो राजवंश चल रहा है, हम इसके विरुद्ध हैं, पूरा जनमत इसके विरुद्ध है। जमहूरियत का नाम राजा का बेटा राजा नहीं है। जमहूरियत का मतलब है चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बने। स्वाधीनता का मतलब है कि मामूली से मामूली आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने और एक ऐसी व्यवस्था हो जो सबको लेकर चलती हो, सब में विश्वास प्रकट करती हो, हिंदू मुसलमान में तफरका नहीं करती हो। लोग कहते हैं कि एनडीए के आने के बाद सांप्रदायिकता बढ़ी। आप घटनाओं की गणना कर लें, पूरे देश में कितने दंगे हुए एनडीए की जो सरकारें हैं उसके दौरान और कितनी अभी हुई। मेरा एक छोटा सा सवाल है, चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय शर्त क्या थी? शर्त ये थी, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। और आपकी जो सत्ता थी, आपका जो नेतृत्व था, उसने इसको मान लिया और देश दो भागों में विभक्त हो गया। मैं पूछता हूँ, हज़ारों साल से रहने वाली आबादी हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? और पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदुस्तान में है। मगर आपने एक बीज बो दिया, एक लकीर आपने खींच दी, एक खाई आपने खोद दी कि उस पार तुम हो, इस पार हम हैं, जिसका जो विषपान है कभी कभी समाज को करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ, 1950 के दशक में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है संविधान। संविधान में सबके हक और हकूक़ बराबर कर दिए गए। आपने राजा रजवाड़ों को उतनी तादाद में संसद और विधानसभाओं में क्यों भेजा? सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि आप चाहते थे कि सामंती व्यवस्था की ओट में हमारी सरकार चलती रहे। 60 के दशक में आपने यानी कांग्रेस पार्टी ने बहुत चालाकी से जनतंत्र की कोख में, जनतंत्र के गर्भ में राजतंत्र का बीज बो दिया। ये जो आज की एनडीए सरकार है, आज की जो एनडीए की सत्ता है, ये जो आज एनडीए की पृष्ठभूमि है, दरअसल उसी राजतंत्र के खिलाफ लड़ती हुई एक कौम है, एक विचारधारा है। और आज भी हम उस विचारधारा से लड़ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में एक पार्टी है जो ये कहती है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में एक राजकुमार है जो कहता है कि राजा का बेटा ही राजकुमार होगा। आपने 5 महीने तक एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाया और जैसे ही वो मुख्यमंत्री 5 महीने का कार्यकाल पूरा करता है, राजकुमार जेल से बाहर आते हैं, तो वो कहते हैं कि इसको हटाओ, चूँकि मैं राजा का बेटा मैं हूँ, इसलिए मैं सत्ता पर काबिज होऊंगा। इससे ये पता चलता है कि या तो जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री थे निकृष्ट थे, या उन्होंने इतना अच्छा काम किया जो आपको पसंद नहीं था, आपको लगा कि इसकी लोकप्रियता हमको खा जाएगी, या तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई काम ही नहीं किया, या आपके मन में ये बात थी कि तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो हमारी जो गांव की सरकार हम जो बनाना चाहते हैं, उसमें गांव को आगे रखना चाहते हैं। उसमें गांव के जो हमारे पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं, ईमान पर जीने वाले लोग हैं, उनको बीच में रखना चाहते हैं, केंद्र में रखना चाहते हैं। और एक ऐसी सरकार की कल्पना करते हैं एनडीए फोल्ड में, जो ये मानती है कि ये देश सुखना साव का जितना ही है उतना ही रघुआ मोची का है, जितना कि एक रघुनंदन मिश्रा का है उतना ही एक रघुनाथ सिंह का है। और जब ये बराबरी की लड़ाई होगी तो हलचल तो होगी, हंगामा तो होगा, घटनाएं तो घटेंगी। और इन घटनाओं के पूरे परिदृश्य में हम एक ऐसी सरकार की कल्पना करते हैं जो भारत को दृढ़ता देता हो, भारत को अखंडता देता हो और भारत को दुनिया के पटल पे, विश्व के पटल पर मजबूती से खड़ा करने की सोच रखता हो। इसीलिए ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई मैं मानता हूँ। पहली लड़ाई समाप्त हुई 47 में, दूसरी लड़ाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी
और तीसरी लड़ाई अभी जारी है। हम चाहते हैं कि स्वाधीनता की तीसरी लड़ाई अपने मुकाम तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा कि इनका जज्बात, इनका जोश। एक बात तो सत्य है कि झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना में एक गलती कर दिया। मैया को सम्मान तो दिया 1000 रुपया का, लेकिन एक लालच के अधीन कर दिया, उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाया। इनका कहना सही था कि उनको अगर स्वावलंबी बना देते तो शायद 10 से 15 हज़ार रुपया घर बैठे कमाते। क्या ये सुविधा जायज़ है या 1000 रुपया दे करके उनको जो है स्लेब बनाना जायज़ है? आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।